हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। थंबनेल पे तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम करेंगे 24 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ कॉमर्स पेपर 2। वो कैसे करेंगे? जी हाँ, आज हम पीवाईक्यू भी करेंगे और साथ में 24 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी करेंगे। वो कैसे करेंगे? आज हम करेंगे 6 क्वेश्चन एंड उन 6 क्वेश्चन के एक एक ऑप्शन को कंसेप्ट वाइज समझेंगे। सो 6 into 4 24 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम करेंगे एंड यही सही तरीका है पीवाईक्यूज को करने का। आपका एम ये नहीं होना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करते जाऊं, आधे सही करते जाऊं, आधे गलत करते जाऊं। ये आपका एम नहीं होना चाहिए। आपका एम होना चाहिए कि मैं पीवाईक्यूज करूं, उसमें से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझूं, उठाऊं, एक एक ऑप्शन, एक एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जो आपने नहीं समझ पाए तो वो पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। भले ही बाकी 3 कंसेप्ट आते हो, एक कंसेप्ट नहीं आता होगा, एक ऑप्शन का नहीं पता होगा, एक कंसेप्ट नहीं आता होगा तो नहीं बनता है क्वेश्चन। ठीक है, सो एक ऑप्शन, एक एक कंसेप्ट होता है एंड यही सही तरीका होता है पीवाईक्यू को करने का। आप आइए मेरे साथ सीखिए आज। ओके, सो coming to the first question, देखिए, the pricing practice to extract all of the consumer surplus from consumers to maximize the total revenue and profit from the sale of a particular quantity of a good is called। अब इसमें पूछ रहे हैं कि सेलर की ये प्रैक्टिस टू एक्सट्रैक्ट द इंटायर कंज्यूमर सरप्लस। अभी कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? ठीक है, ये देखिए कंज्यूमर सरप्लस एक इकोनॉमिक कंसेप्ट होता है which represents the difference between what the customer are willing to pay for a good। ठीक है, अब कि वो उस कितना देना चाहता है, वो उसकी क्षमता कितनी है देने की। ठीक है, उसके पास बचे कितने हैं। ठीक है, अब जैसे कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने दिया मुझे 10 रुपीज कि जाओ पेन ले लो। मैंने बोला पेन लेना है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि 10 रुपीज ले लो। 10 रुपीज में तो आ ही जाएगा, जाओ ले जाओ। ठीक है, हाँ, हालांकि मुझे पता है कि 5 रुपीज में आ जाएगा, आता तो नहीं है बट वी जस्ट अज्यूमिंग। ठीक है, सो मैं अज्यूम करके जा रही हूँ कि 5 रुपीज में पेन आ जाएगा एंड मेरे पेरेंट्स ने मुझे 10 रुपीज दिए। शॉपकीपर के पास गई, शॉपकीपर ने मेरी शक्ल देखी कि बोली भाली लड़की है, चलो इसको मैं 8 रुपए का पेन देती हूँ। ठीक है, एक दुकान पे मुझे 8 रुपए का मिल रहा है, फिर मुझे लगा ये तो महंगा दे रहा है। फिर मैं गई दूसरी दुकान पे। ठीक है, उस आदमी ने मुझे 6 रुपए का पेन दिया। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास, जब मैं सेकंड दुकान पे गई, उस केस में मेरे पास कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा है एंड जो पहली वाली दुकान है वहां पर मेरा कंज्यूमर सरप्लस कम हो रहा है। सो कंज्यूमर सरप्लस मतलब विलिंग टू पे एंड जो मेरे पास क्षमता कितनी बचती है। ठीक है, खर्चने की क्षमता, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। और जो शॉप बी में जब मैं गई वहां पे मेरे पास कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा है, खर्चने की क्षमता ज्यादा है। 6 रुपए का पेन हो गया, तो फिर मतलब 4 रुपए मेरे पास बचे, तो मेरे पास 4 रुपया मेरे पास और पैसे हैं कि मैं उससे और कुछ खरीद सकती हूँ, और खर्च कर सकती हूँ, और कुछ रबर ले लूं, पेंसिल ले लूं, मेरे पास और खर्चने की क्षमता ज्यादा हुई। ठीक है, यहाँ खर्चने की क्षमता में ये नहीं कह रही कि 8 रुपए का पेन दिया तो वो होती ज्यादा खर्चने की क्षमता नहीं। आपके पास पैसे कितने बचे हैं कि आप और क्या खरीद सकते हो। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम कंज्यूमर सरप्लस। अब आप एक ऐसा प्रैक्टिस जहां पे सेलर कंज्यूमर का सारा सरप्लस खींच ले अपना रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। ठीक है, एक क्वांटिटी को सेल करिए, उसे हम क्या कहते हैं? अब देखिए हमारे पास यहाँ पे सामने हमारे 4 कंसेप्ट आए हैं। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पहले हम ये सारे कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद आप बताइएगा कि सही आंसर क्या है। ठीक है, द प्राइसिंग प्रैक्टिस टू एक्सट्रैक्ट ऑल द कंज्यूमर सरप्लस फ्रॉम कंज्यूमर टू मैक्सिमाइज द टोटल रेवेन्यू and profit from the sale of a particular quantity of a good is called first degree price discrimination। तो भाई यहाँ तो आंसर हमें पहले ही ऑप्शन में मिल गया कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वो होता है कि जहां पे हम कंज्यूमर का सारा सरप्लस, उसके पास और कुछ खर्चने की क्षमता बचे ना, सारा पैसा हमें ले ले, वो होता है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम
परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं। ओके, दिस अकर्स व्हेन सेलर चार्जेस ईच कंज्यूमर द हाईएस्ट प्राइस दे आर विलिंग टू पे। जितना वो दे सकते हैं उसका हाईएस्ट प्राइस जितना वो दे सकता है, उस आदमी ने देख लिया मेरे जेब में है 10 रुपए, ठीक है, एंड मेरी शक्ल देख के भोली वाली लड़की है, इसने बोला 8 तो ये दे ही देगा, ऐसे उसने सोच के मुझसे 8 रुपया मांगा, ठीक है, तो उसने 8 मांगा कि जितना ये दे ही देगा, तो वो वैसा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी उसे हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, भोले वाले लोगों को देख के हम ज्यादा मांगेंगे पैसा, कम जो स्ट्रिक्ट लोग होंगे उनके हिसाब से मांगेंगे। ठीक है, हम कंज्यूमर का सारा कंज्यूमर सरप्लस जिसमें ले ले वो होता है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ओके, एंड दिस टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एम टू कैप्चर द एंटायर कंज्यूमर सरप्लस। इसका मेन एम क्या होता है? पूरा कंज्यूमर सरप्लस। आपको कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है ये चीज अच्छे से समझ आ जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये तीनों ये बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, आता ही आता है, अक्सर रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। एंड कंज्यूमर की जो विलिंगनेस टू पे है उससे उस हिसाब से हमें चार्ज करना है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। अब हम बाकी कंसेप्ट्स भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसे हम क्वांटिटी डिस्काउंट भी बोला जाता है। क्वांटिटी डिस्काउंट क्यों? क्योंकि हम जो है प्राइस क्वांटिटी के हिसाब से चार्ज करेंगे, क्वांटिटी के हिसाब से हम डिस्काउंट देंगे। आप केला लेने आए हो, ठीक है, आपने मुझसे बोला 1 दर्जन केला कितना, मैंने बोला 24 रुपीज का, ठीक है, आप मुझे बोलोगे कि हम 2 दर्जन ले लेंगे, हमें 30 रुपए में दे दो। फिर मैं सोचूंगी ठीक है चलो मेरे ज्यादा केले तो बच रहे हैं, तो मैं आपको वो 30 रुपए में दे दूंगी। ठीक है, सो मतलब आप ज्यादा क्वांटिटी लो, मैं प्राइस कम कर दूंगी, वो होता है सेकेंड डिग्री, मतलब क्वांटिटी डिस्काउंट। अपने नोट्स में ये चीज लिख ली। फर्स्ट डिग्री के सामने आपको लिखना है कि कंज्यूमर सरप्लस, एक तो ये लिखो कि कैप्चर द एंटायर कंज्यूमर सरप्लस, और लिखो कि चार्ज हाईएस्ट प्राइस, मैक्सिमम प्राइस कस्टमर इज विलिंग टू पे। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये लिखो, इसके सामने आपको लिखना है कि क्वांटिटी डिस्काउंट, की क्वांटिटी के हिसाब से मिलता है तो आपको लिखना है क्वांटिटी डिस्काउंट। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसको हम क्या कहते हैं? सेगमेंट प्राइसिंग। सेगमेंट प्राइसिंग, दिस इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सबसे ज्यादा कॉमन ये होती है। इसमें क्या होता है, हम कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर टू कस्टमर हम लोग प्राइस चार्ज करते हैं ऑन बेसिस ऑफ देयर एज। हम देख लेते हैं बूढ़ा है कैसा है, ठीक है, लोकेशन, अगर आप किसी पॉश एरिया में जाके कुछ बेच रहे हो तो वहां पे हम महंगा बेचेंगे, किसी रूरल एरिया में बेच रहे हैं हम तो उसे हम सस्ता बेचेंगे। इनकम देख लेते हैं लोगों की, लोगों का रहन सहन देख लेते हैं, उस हिसाब से हम चार्ज करते हैं, तो वो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। इसे हम सेगमेंटेड प्राइसिंग भी बोलते हैं। ठीक है, मार्केट सेगमेंट के हिसाब से हम चार्ज करते हैं। तो ये 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। आ गई ना? Alright, let's go to the next concept, that is penetration pricing. अब penetration pricing क्या है? वैसे ये इन तीनों कंसेप्ट से थोड़ा हटके अलग है, बट स्टिल इसमें डाला गया है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो ये सबसे पहली चीज तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये penetration pricing जो है, mostly this is used when we launch a new product. When we launch a new product, जब न्यू प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना है तो उसमें हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग में हम लोग सस्ता बेचेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग में चीप रेट में बेचेंगे। क्यों? टू कैप्चर मार्केट को कैप्चर करने के लिए सबसे पहले हम सस्ता बेचेंगे एंड ग्रेजुअली उसका प्राइस इंक्रीज करेंगे। जब हमने मार्केट को कैप्चर कर लिया उसके बाद धीरे धीरे हम उसका प्राइस इंक्रीज करेंगे। तो ये होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। हमारा क्वेश्चन क्या था कि कंज्यूमर सरप्लस से रिलेटेड, जहां हम उसका पूरा कंज्यूमर सरप्लस खींच ले। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन एंड इसका हमारा आंसर जो निकला है वो है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोनॉमिस्ट्स एडजस्टमेंट टू रियलिटी लिमिटेड बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर्स प्रेफरेंस, intelligence and environment factor is called options: consumer sovereignty, rationality, homo economics, bounded rationality. अब देखिए ये कंसेप्ट रैशनैलिटी, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कई बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे तो ऐसे भी करते हैं, क्वेश्चन समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता, पीवाईक्यू उन्होंने अच्छे से सॉल्व किए होते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन कौन से कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं। ऑप्शन में देख के ही
रैशनैलिटी, हाँ बस रैशनैलिटी, मैंने 3-4 PYQs किए थे, उसमें रैशनैलिटी ऑप्शन तो सही था, कर देते हैं, ठीक है, ऐसा भी करते हैं। ये फायदा है PYQ सॉल्व करने का। ओके, सो एंड एट द सेम टाइम कई बार जब आपके पास टाइम भी कम हो तो ऐसे ABCD तुक्के मारने से अच्छा है आप इस तरीके से तुक्के मारिए, ऑप्शंस को देखिए सीधा, ठीक है। एंड जो आपने रिपीटेड PYQs किए होंगे उसमें से आपको याद होगी ये रिपीट हुआ है, हाँ ये सुना है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, PYQ रियली हेल्प्स। ओके, सो कंज्यूमर सरप्लस एंड रैशनैलिटी, होमो इकोनॉमिक्स, बाउंडेड रैशनैलिटी, ठीक है। सो अब हम देखते हैं ये कंसेप्ट्स क्या है। रैशनैलिटी इज अ कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड डिसीजन थ्योरी, ये डिसीजन थ्योरी से रिलेटेड होता है। एंड इसी कंसेप्ट में क्या बोलता है कि इंडिविजुअल मेक चॉइस एंड डिसीजन दैट मैक्सिमाइज द यूटिलिटी। तो ये कंसेप्ट बोलता है कि एक इंडिविजुअल है वो अपना डिसीजन इस बेसिस पे करता है कि उसे सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिले, यूटिलिटी एंड वेलबींग, यूटिलिटी मतलब खुशी मिले, कि हाँ सबसे ज्यादा उसे खुशी मिले। आपके पास 10 रुपए हैं, ठीक है, आपके पास 10 रुपए हैं, आपके सामने 2 चाट की दुकान है, एक साइड आपको मिल रहा है गोलगप्पा, दूसरी साइड आपको मिल रहा है पाव भाजी, ठीक है। सो अब आप सोचोगे कि उस टाइम पे आपको क्या खा के ज्यादा खुशी मिलेगी। अगर आपको भूख लगी है तो आप सोचोगे कि पाव भाजी खा लेता हूं, उससे मेरा पेट भर जाएगा, ठीक है। उस टाइम पे आपके लिए मैक्सिमम यूटिलिटी आपको पाव भाजी देगी। और अगर आपको भूख नहीं लगी, आपको जस्ट टेस्ट के लिए कुछ खाना है, तो आप सोचोगे गोलगप्पा खा लेता हूं, ठीक है। सो दैट विल गिव यू मैक्सिमम यूटिलिटी एट दैट टाइम। तो रैशनैलिटी का कंसेप्ट यही कहता है कि जो कस्टमर है वो ऐसा डिसीजन लेता है विच विल मैक्सिमाइज इट्स यूटिलिटी, ठीक है, एंड उसके प्रेफरेंस एंड ऑप्शंस जो अवेलेबल है उसके हिसाब से। नेक्स्ट जो है होमो इकोनॉमिक्स, ये क्या कहता है, इट पोर्ट्रेज इंडिविजुअल एज परफेक्टली रैशनल सेल्फ इंटरेस्टेड एक्टर, ठीक है। इस होमो इकोनॉमिक्स इसमें बोला जाता है कि जो एक इंडिविजुअल है वो परफेक्टली रैशनल होता है। रैशनल मतलब उसके डिसीजंस चेंज हो जाते हैं अपने हिसाब से वो अपने हिसाब से सेल्फ इंटरेस्टेड एक्टर, उसको जैसा ठीक लगता है, उसको जो मैक्सिमम यूटिलिटी दे दो वो उस हिसाब से चेंज कर देता है। अभी देखो मेरे सामने पाव भाजी, गोलगप्पे, ये 2 ऑप्शन है, इन दोनों में से मैंने गोलगप्पा चूज किया, वहीं सामने से आइसक्रीम वाला आ गया, तो मैंने सोचा अब मैं आइसक्रीम चूज कर लूंगी, ठीक है। रैशनैलिटी एक डिसीजन थ्योरी है। आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैम तो ये तो सेम बोल रही है, सब कुछ तो सेम ही लग रहा है होगा आपको, ठीक है। आप देखिए रैशनैलिटी जो है वो एक डिसीजन थ्योरी है एंड होमो इकोनॉमिक ये एक कंसेप्ट है, ये डिसीजन का प्रोसेस कि कैसे डिसीजन लिया जाता है, रैशनैलिटी वो बताती है। एंड होमो इकोनॉमिक ये कंसेप्ट है जिसके अंदर रैशनैलिटी ये सब आती है, ठीक है। मीन बाउंडेड रैशनैलिटी ये सब इसके अंदर आती है, होमो इकोनॉमिक के अंदर, ठीक है। जब जैसे इकोनॉमिक्स है उसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर डिमांड, ये सब उसके अंदर है ना, वैसे होमो इकोनॉमिक कंसेप्ट उसके अंदर रैशनैलिटी, एंड उसके बाद ही उसके अंदर आती है बाउंडेड रैशनैलिटी। रिकॉग्नाइज दैट इंडिविजुअल हैव लिमिटेड कॉग्निटिव एबिलिटीज, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड टाइम। ये बोलता है अब बाउंडेड मतलब बाउंड्री, उसी से पता लग गया था बाउंडेड, इसे याद रखना, बाउंडेड मतलब बाउंड्री। रैशनैलिटी तो बोलते हैं कि हमें मैक्सिमम यूटिलिटी हमें करना है एंड हम मैक्सिमम यूटिलिटी करते हैं, डिसाइड करते हैं, बट किस बेसिस पे, जो इंफॉर्मेशन है वो है लिमिटेड, ठीक है। सोचो मैं 10 साल का बच्चा हूं, मैंने चूज किया गोलगप्पे और आइसक्रीम में से, विंटर्स चल रहे हैं, ठीक है, मैंने चूज कर ली आइसक्रीम, ठीक है, विंटर्स चल रहे हैं, मैं छोटा बच्चा हूं, मुझे नहीं पता कि ये खाने से मुझे विंटर्स में खराब लग जाएगा, ठीक है, ठंडी हो जाएगी, ये मुझे नहीं पता, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। ये कंसेप्ट बोलता है बाउंडेड रैशनैलिटी। मैक्सिमम कंसेप्ट, मैक्सिमम यूटिलिटी तो देखता है, रैशनैलिटी बोलता है, एंड बाउंडेड रैशनैलिटी अंदर, उसके अंदर का टाइप कि इंफॉर्मेशन लिमिटेड है, इंफॉर्मेशन, प्रेफरेंस, एबिलिटीज, ये सब कॉग्निटिव एबिलिटीज की बात कौन करता है, बाउंडेड रैशनैलिटी। ओके, सो ये होता है। अब हमारा ये क्वेश्चन क्या है, एडजस्टमेंट टू रियलिटी लिमिटेड बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर्स प्रेफरेंस।
एंड इंटेलिजेंस एंड एनवायरमेंट फैक्टर। यहाँ पे देखिए लिमिटेड की बात हो रही है यहाँ पे कि लिमिटेड इंडिविजुअल कंज्यूमर प्रेफरेंस होते हैं, इंटेलिजेंस एनवायरमेंट इन सब की बात हो रही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बाउंडेड रैशनैलिटी। बाउंडेड रैशनैलिटी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। लिमिटेड जैसे देखिए लिमिटेड तो वहां पे आ जाता है बाउंडेड रैशनैलिटी। अगर बात हो रही है कि मैक्सिमम यूटिलिटी ये वो मैक्सिमम यूटिलिटी तो रैशनैलिटी, एंड अगर यहाँ पे आ गया लिमिटेड तो हम इसको चूज करेंगे बाउंडेड रैशनैलिटी को। सो हमारा आंसर है बाउंडेड रैशनैलिटी। Coming to the next question, when a monopolist switches from changing a single price to perfect price discrimination, it reduces। अब देखिए यहां पे क्या क्या कंसेप्ट आ रहे हैं। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव। अब मैं प्राइस में पूरा डिस्क्रिमिनेशन करूंगा, एक आदमी को दूंगा 2 रुपए का पेन, एक आदमी को दूंगा 10 रुपए का पेन, ठीक है। परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, खुला आम डिस्क्रिमिनेशन करूंगा प्राइस से रिलेटेड, तो वो होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे सिंगल प्राइस की बात हो रही, सिंगल प्राइस मतलब अगर मैं ईमानदारी से सभी को 5 रुपए का पेन दूं तो वो होता है सिंगल प्राइसिंग। अब एक मोनोपोलिस्ट क्या होता है? मोनोपोली मार्केट क्या होता है? जिसमें होता है ओनली वन सेलर, ये होता है मोनोपोलिस्ट, ठीक है। तो एक मोनोपोलिस्ट है जिसमें 1 सेलर है, वो सिंगल प्राइस 5 रुपी से हट के वो चला गया 8 रुपए, ऐसा प्राइसिंग पे, मतलब 2 रुपए का भी दे दूंगा, 8 रुपए का, 5 का, 6 का, ऐसा करने लग गया, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने लग गया। तो इससे क्या रिड्यूस होगा? रिड्यूस क्या होगा आपको ये बताना है। अब देखो द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, क्या ये रिड्यूस होगी? क्यों नहीं, ऐसा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा अगर वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, अलग अलग प्राइस पे लोगों को दे रहा है, तो वो तो और ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और लोगों को, ताकि और ज्यादा प्रॉफिट मिले, और ज्यादा लोगों को देगा। फर्म्स प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट तो उल्टा इंक्रीज होगा। प्रॉफिट क्या होगा? ऐसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में प्रॉफिट क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस, क्या कंज्यूमर की देने की क्षमता, विलिंगनेस टू पे एंड देने की क्षमता, कस्टमर की पैसे उसके पास और खर्चने की क्षमता, ठीक है। 10 रुपए लेके आया था घर से, 8 रुपए चला गया, बच्चा क्या 2 रुपए और खर्चने की क्षमता बची, 2 रुपए में क्या ही ज्यादा से ज्यादा ले लेगा, ठीक है। तो क्या रिड्यूस होगा? कंज्यूमर सरप्लस रिड्यूस होगा इसमें। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होता है? हमारा है करेक्ट आंसर है कंज्यूमर सरप्लस। इट विल रिड्यूस कंज्यूमर सरप्लस। रिमेंबर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन reduces consumer surplus, total surplus reduce नहीं, only consumer surplus, okay। and यहाँ पे भाई एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि परफेक्ट प्राइसिंग डिस्क्रिमिनेशन क्या है, देन कंज्यूमर सरप्लस क्या है, कि मैक्सिमम डिफरेंस प्राइस दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड द प्राइस दैट एक्चुअली पे, ठीक है। जितना वो सोच के आया था कि मैं इतना दूंगा और उसको जितना देना पड़ता है और वो कितना देता है, ये सब होता है कंज्यूमर सरप्लस। अब आप देखिए ये जो PY जो मैंने डाला, एक ही क्वेश्चन पेपर में से डाला, एक ही क्वेश्चन पेपर में कंज्यूमर सरप्लस आपको दो क्वेश्चन में मिल गया। तो अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। सो ये आपको कंज्यूमर सरप्लस क्या है अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेफरेंस शेयर इन इंडिया इज इशूड बाय अ कंपनी फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। एक कंपनी प्रेफरेंस शेयर कितने पीरियड तक इशू कर सकती है? 10 years, 15 years, 20 years, अनलिमिटेड टाइम। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रहना चाहिए 20 years। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेक्ट द राइट ऑप्शन विद रेफरेंस टू वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के बारे में करेक्ट ऑप्शन आप सिलेक्ट कीजिए। हायर नेट वर्किंग कैपिटल लीड्स टू हायर लिक्विडिटी, सही है, एंड हायर प्रॉफिट। अच्छा, ऐसा है क्या कि अगर मैं हायर वर्किंग कैपिटल रखूंगी तो मेरे को प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा? अब ये चीज की हायर प्रॉफिटेबिलिटी, ये चीज गलत है,
ठीक है, हायर वर्किंग कैपिटल डज नॉट गारंटी दिस। सो ये इस एक चीज की वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाता है। हायर लिक्विडिटी होगी ये तो बात सही है, बट हायर प्रॉफिटेबिलिटी होगी ये गलत है। तो इसीलिए आई मीन इट डज नॉट गारंटी दैट, हो भी सकता है नहीं भी सकता, तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हेजिंग अप्रोच करंट असेट शुड बी फाइनेंस फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्स। ठीक है, ये बोल रहा है कि हेजिंग अप्रोच जो बोलता है कि आपको अपना करंट एसेट है वो लॉन्ग टर्म सोर्स से करो, ना कि शॉर्ट टर्म सोर्स से। आइए हम समझते हैं हेजिंग कंसेप्ट क्या है। The hedging approach suggests that current assets should be financed with long-term source of financing. Hedging asset बोलता है कि long-term source of financing से लो, मतलब कि वहां से पैसा उठाओ जो आपको ज्यादा टाइम तक मिले, ना कि एक साल। देखिए शॉर्ट टर्म होता है 1 साल के अंदर आपने पैसा लिया रिटर्न करना है, एंड लॉन्ग टर्म 5 साल, ऐसा लॉन्ग टेन्योर। तो हेजिंग अप्रोच बोलता है रिस्क कम करने के लिए आप लॉन्ग टर्म सोर्स से लो। द स्ट्रेटेजी एम टू मिनिमाइज द रिस्क एसोसिएटेड विद द शॉर्ट टर्म बोरोइंग फॉर लॉन्ग टर्म एसेट बाय मैचिंग द मैच्योरिटीज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा रिस्क कम करने के लिए हेजिंग अप्रोच बोलता है। एंड देन इट कैन हेल्प टू इंश्योर स्टेबिलिटी एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ लिक्विडिटी प्रॉब्लम। ओके, क्योंकि आपने जल्दी पैसा लिया, एक साल के अंदर आपको जल्दी ही लौटाना है, तो जरूरी नहीं कि वो वर्किंग कैपिटल जो है आपको बहुत जल्दी से आपने इन्वेस्ट किया वो बहुत जल्दी आपको वापस दे देगा आपका इन्वेस्टमेंट और आप तुरंत लौटा पाओगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल आप लॉन्ग टर्म में करो। कई बार होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती हैं, ठीक है, उनका वर्किंग कैपिटल कब उन्हें वापस मिल पाता है, क्योंकि उनका एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। जब वो सेल करेंगे, पहले बनाते हैं, ट्रांसफर करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में, फिर सेल करना, प्रमोशन करना, कितना लंबा ऑपरेटिंग साइकिल उनका होता है, कब जाके उन्हें वर्किंग कैपिटल उनका वापस मिल पाता है। मतलब जो उन्होंने जो खर्च कर रहे हैं वो उतना अमाउंट उन्हें वापस बहुत टाइम बाद मिल पाता है। ठीक है, अब ऐसे में अगर उन्होंने शॉर्ट टर्म लोन लिया होगा तो कैसे वो इतनी जल्दी पे करेंगे, इसीलिए लॉन्ग टर्म सोर्सेस से आप उठाओ अपना वर्किंग कैपिटल ताकि रिस्क कम हो, स्टेबिलिटी हो बिजनेस में। ये बोलता है हेजिंग अप्रोच। इंपॉर्टेंट है एंड यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कि वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है, हेजिंग अप्रोच सही है, रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल। अब दूसरा भी जान लेते हैं। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ फर्म एंड इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है मतलब कि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर ऑपरेटिंग साइकिल हाई है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लो होगी, ऐसा ये स्टेटमेंट बोल रहा है, बट ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। ठीक है, अभी हम देखो ग्रोसरी स्टोर एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टोर ऐसा देख लेते हैं। इन दोनों का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। ग्रोसरी स्टोर, इसका क्या होता है, वर्किंग कैपिटल आपने लगाया, ठीक है, एंड आप जो चीजें हैं जैसे जैसे बेचते जाते हो, ठीक है, जल्दी से आप लेके आए सामान अपने किराने का, आपने बेच दिया। ऑपरेटिंग साइकिल आपका बहुत छोटा है और ग्रोसरी स्टोर में, ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल इसमें आपका क्या है, छोटा है। अब साथ में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल छोटा है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वो भी छोटी है। ग्रोसरी स्टोर में क्या ही आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, फैन का खर्चा, छोटा मोटा खर्चा, मेंटेनेंस, बहुत कम वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल भी छोटा है, वर्किंग कैपिटल भी छोटा है ग्रोसरी स्टोर में। सेम वे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी। अब इसमें देखिए ऑपरेटिंग साइकिल, जैसे मैंने पहले समझा दिया कि ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा होता है, ठीक है, एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ये भी बड़ा होता है क्योंकि इसमें ज्यादा पैसा चाहिए होता है, ज्यादा मशीनरी, बहुत सी बड़ी बड़ी मशीनरी होती है मेंटेन करना होता है, तो वर्किंग कैपिटल भी हाई चाहिए होता है। तो अब यहाँ पर तो देखिए हम देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और ऑप्शन में हमें क्या बोला गया कि इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स उल्टा, एक वर्किंग कैपिटल हाई तो ऑपरेटिंग साइकिल लो, तो ये ऑप्शन
सी, ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी रॉन्ग हो गया, ऑप्शन ए भी रॉन्ग हो गया था हमारा, ऑप्शन ए बी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी देख लेते हैं, ट्रेड ऑफ प्लान इन जनरल इज एन अप्रोप्रिएट फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी फॉर वर्किंग कैपिटल। फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी बोला गया है ट्रेड ऑफ प्लान को, ठीक है। फाइनेंसिंग क्या होता है, फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी मतलब कि पैसा कहां से उठाएं, ठीक है। क्या ट्रेड ऑफ प्लान जो है वो फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी है? नहीं, देखिए वो तो एक, इट टेल्स हाउ टू मैनेज वर्किंग कैपिटल, इट इज एन अप्रोच टू मैनेज वर्किंग कैपिटल। एंड मैनेज कैसे करना है कि बैलेंसिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट, ठीक है। जहां आपको लगे कि आपका वर्किंग कैपिटल जो पैसा आपने रखा है कैश इन हैंड वो कम होते जा रहा है तो खर्चा कम कर दो, ठीक है, ऐसा बोल रहा है कि कॉस्ट कम कर दो, कॉस्ट कम कर दो मतलब फिर कम बनाओ, ऐसा बोल रहा है। मैनेज कर लो, एडजस्ट कर लो, जितना है उसी में एडजस्ट कैसे करना है वो बोलता है ट्रेड ऑफ प्लान, बट इट इज नॉट अ फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो गया। ओके, सो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चन, एलिमिनेट करते हुए ऑप्शंस को जो रॉन्ग ऑप्शंस है। एंड देखिए एक एक वर्ड से ऑप्शन गलत हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए हायर प्रॉफिटेबिलिटी, रॉन्ग वर्ड डाल के ऑप्शन गलत कर दिया। अब ये ऑप्शन डी में देखिए फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी, ये वर्ड डाल के इसको गलत कर दिया। एक एक वर्ड से गलत हो रहा है। इन ये ऑप्शन सी में देखिए इनवर्स रिलेशनशिप, ये डाल के गलत कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकर सेल ऑफ अ mortgage portfolio by setting up a mortgage pass through security is an example of। mortgage क्या होता है? आपने किसी से लोन लिया, ठीक है, आप हो बोरोवर, आपने लोन लिया, यहां पे लेंडर, ठीक है, लेंडर ने आपको लोन दिया है और बदले में आप उसके गिरवी रख देते हो कुछ, ठीक है, आपने कुछ गिरवी रख दिया और ये जो गिरवी रखा है उसे हम कहते हैं मॉर्टगेज, ठीक है, मॉर्टगेज एसेट्स। तो लेंडर क्या है? मॉर्टगेज एसेट। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेल ऑफ मॉर्टगेज पोर्टफोलियो, मॉर्टगेज पोर्टफोलियो सेल कर दिया, स्पेशल पर्पस व्हीकल, एसपीवी, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट अभी हम चलते हैं उस पर। ये एसपीवी तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, एक्चुअली क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है, क्वेश्चन में बस इतना लिखा है कि सेल ऑफ मॉर्टगेज पोर्टफोलियो, ठीक है, सेल कर देना। एंड ये किस चीज का एग्जांपल है? बैंकर जो है सेल कर देता है मॉर्टगेज, उस किस चीज का एग्जांपल है? क्रेडिट एनहांसमेंट, अनबाउंडिंग, सिक्योरिटाइजेशन, डेरिवेटिव्स, चारों अलग अलग कंसेप्ट है। अब देखिए क्रेडिट एनहांसमेंट, क्रेडिट एनहांसमेंट क्या होता है? इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू इंप्रूव क्रेडिट क्वालिटी ऑफ अ सिक्योरिटी और डेट इंस्ट्रूमेंट, कि आप जो क्रेडिट ले रहे हो उसकी जो क्रेडिट क्वालिटी है वो इंप्रूव करना, ठीक है, एंड क्रेडिट रिस्क को रिड्यूस करना, क्रेडिट रिस्क को रिड्यूस करना। मैंने आपसे लिया 1 लाख रुपए का लोन, बदले में मैं आपके पास अपने 10,000 की घड़ी छोड़ के जा रही हूं, क्या वो एक अच्छा क्रेडिट ऑप्शन है? नहीं। इंस्टेड आई विल एनहांस द क्रेडिट, ठीक है, मैं उसको क्रेडिट एनहांसमेंट करूंगी एंड मैं आपको बोलूंगी 1 लाख मुझे दो, ये देखो मेरे पास 1,10,000 की स्कूटी में आपको देके जा रही हूँ, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्रेडिट एनहांसमेंट, ठीक है। क्वालिटी, अपने सिक्योरिटी, अपने डेट की क्वालिटी एनहांस करना एंड क्रेडिट रिस्क को रिड्यूस करना। देखो इट इन्वॉल्व्स एडिंग कोलैटरल, इंश्योरेंस और अदर मैकेनिज्म, कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है, इंश्योरेंस, कुछ उस क्रेडिट का इंश्योरेंस, ऐसा कुछ करके कि सामने वाले का क्रेडिट रिस्क रिड्यूस करना। अनबाउंडिंग, अनबाउंडिंग ये कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऐसा नहीं है, ये इट्स सिंपल एक जनरल टर्म में आप कह सकते हो सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ सर्विसेज दैट वर प्रीवियसली बंडल्ड टुगेदर। अनबाउंडिंग इज जस्ट अ सिंपल वर्ड कि ऐसी कोई चीज, कोई सर्विसेज जो साथ में थी पहले अब उनको दूर करना, अनबाउंडिंग, अनबाउंडिंग, ओके। सो ये अनबाउंडिंग है। The next, derivatives. Derivatives are financial instrument whose value is derived from value of a
अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसमें जो वैल्यू है डिराइव फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। क्या होता है ये डेरिवेटिव? सपोज आपके पास है मिल्क, ये है आपके पास मिल्क, लिख देते हैं ये है मिल्क। ठीक है, मिल्क से आपने क्या बनाया, क्या डिराइव किया आपने मिल्क से? आपने डिराइव किया कर्ड। तो ये कर्ड हो गया हमारा डेरिवेटिव एंड यहां लिख देते हैं डेरिवेटिव। ये कर्ड हो गया हमारा डेरिवेटिव एंड ये क्या है मिल्क हमारा अंडरलाइंग एसेट। मिल्क है हमारा अंडरलाइंग एसेट एंड ये है डेरिवेटिव। जैसे शेयर, अब देखो स्टॉक मार्केट में जैसे शेयर्स वगैरह होते हैं वैसे डेरिवेटिव्स भी ट्रेड किए जाते हैं। ठीक है, अब मतलब लोग शेयर्स नहीं खरीदते, ठीक है, डेरिवेटिव्स खरीदते हैं। जैसे कि यहाँ पे कर्ड खरीदेंगे, मिल्क नहीं खरीदते, कर्ड खरीदते। ठीक है, ये होता है। अब जो डेरिवेटिव्स है इट इज बैक्ड बाय सम अंडरलाइंग एसेट। उसका वैल्यू जो है कुछ अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंड होता है, चाहे वो स्टॉक हो सकता है, कोई प्रोडक्ट या गुड क्वांटिटी, ऐसे भी हो सकता है। अब वैल्यू डिराइव करना मतलब कि अब मिल्क अगर अच्छा है, गाढ़ा है, तो कर्ड भी कैसे बनेगा? टेस्टी बनेगा। ऐसे मतलब आप ये तो चाट चाट के खाओगे, ऐसा टेस्टी कर्ड बनेगा। और अगर मिल्क में मैं पानी डाल दूं, पतला सा मिल्क है, तो कर्ड कैसा बनेगा? वो भी ऐसा पतला सा बनेगा। ठीक है, तो कर्ड भी टेस्टी नहीं बनेगा। तो कर्ड की वैल्यू कैसे, किस बेसिस पे ड्राइव हो रही है? मिल्क के बेसिस पे, अंडरलाइंग एसेट के बेसिस पे। ये होता है डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आया है? नहीं आया? आया या नहीं आया? बताओ, मुझे जरूर बताना कि डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट समझ आया या नहीं आया। ठीक है, तो दिस इज अबाउट डेरिवेटिव। अभी हमने देखिए क्रेडिट एनहांसमेंट हमने पढ़ लिया, ठीक है, एंड अनबाउंडिंग भी समझ लिया, डेरिवेटिव भी समझ लिया। सिक्योरिटाइजेशन समझ लेते हैं, यहां मैं पहले ही समझाने लग गई थी। अब सिक्योरिटाइजेशन में क्या होता है कि बोरोअर ने लिया यहाँ पे लेंडर से, और देखिए बोरोअर ने लिया लेंडर से। अब लेंडर, अभी इन दोनों के बीच में डिसाइड होता है कि 1 लाख रुपए मैं ले रहा हूं, मैं तुम्हें 1 साल बाद मैं तुम्हें वापस दूंगा। कितने टाइम बाद? 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर में तुम्हें वापस लूंगा। इंटरेस्ट 15% इंटरेस्ट पे उसने लिया है। कितना? 1 लाख रुपीज उसने लिया है, 1 साल बाद दूंगा। अब लेंडर को बीच में पहले ही जरूरत पड़ गई पैसे की, अब वो उसको फोर्स थोड़ी नहीं कर सकता है कि लाओ मेरे पैसे मुझे वापस करो, नहीं कर सकता ना। ठीक है, तो वो उसको फोर्स नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? अब वो जाएगा एसपीवी के पास। एसपीवी को बोलेगा कि भाई इसने अपना मॉर्टगेज दिया था मुझे, इसने लोन लेना है, लोन का पैसा है, मॉर्टगेज पास में तुम्हें दे रहा हूं, तुम मुझे पैसे दे दो अभी 1 लाख रुपए। ठीक है, तो ये एसपीवी है, इसको वो देगा 1 लाख रुपीस, और बाद में ये पैसे कहां से कलेक्ट करेगा? ये कलेक्ट करेगा बोरोवर से। ठीक है, एसपीवी जो है पैसे लेगा बोरोवर से। अब बोरोवर जो पैसे देगा तो वो देगा एसपीवी को। अब ऐसे एसपीवी क्या एक तरीके से ये भी एक मिडिलमैन टाइप है और कंपनी है। कोई एक आदमी नहीं होता, क्योंकि एक बिजनेस जैसे रन करते हैं ना, तो एक आदमी कितने को ही ऐसे पैसे देगा। तो ये एक कंपनी जैसे मान लो आप, मिडिलमैन कंपनी, ये कहां से लेती है? ये लेती है इन्वेस्टर्स से। और ऐसे कोई आदमी है जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, ठीक है, तो वो उसे बोलेगा कि तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें इंटरेस्ट पे दूंगा। ठीक है, इसको चलो कम इंटरेस्ट लगा देगा, चलो 5% इंटरेस्ट पे मैं तुम्हें दे दूंगा। एसपीवी इसको 5% इंटरेस्ट देगा इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर देगा पैसे एसपीवी को। ठीक है, और उसके बाद में एसपीवी आगे देगा लेंडर को, और जब बोरोवर पैसे देगा तो वो देगा एसपीवी को। तो ये प्रोसेस होता है सिक्योरिटाइजेशन का। ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है, इसमें दो चीजें हैं। पहला तो ये प्रोसेस जिसमें मॉर्टगेज पास किया जाता है, बैंकर सेल द मॉर्टगेज पास। ठीक है, बैंकर सेल द मॉर्टगेज पास, ये 2 चीजें इन्वॉल्व है। साथ में एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एक प्रोसेस जिसमें अगर बोरोअर फेल टू पे द मनी, तो उसमें लेंडर जो है उसके जो एसेट्स उसने गिरवी रखे हैं उसको सेल करके अपना पैसा रिकवर कर सकता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें वही चीज तो हुआ है। ठीक है, अभी ये जो है आगे वो 2 केसेस में आगे सेल करते हैं, 2 केसेस में। ठीक है, 2 केसेस में, एक तो उसने दिया नहीं तो वो तो सेल कर देता है। ठीक है, सेल भी कर सकता है, तो वो भी सिक्योरिटाइजेशन। और अगर यहाँ मॉर्टगेज पे वो उसने लेंडर ने उसका जो उधार वाला है वो भी एसपीवी को रखने के लिए दिया है, सेल करने के लिए नहीं दिया है। ठीक है, तो वो भी सिक्योरिटाइजेशन आता है। ठीक है,
तो ये होता है सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद होना चाहिए सिक्योरिटाइजेशन, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो इस तरीके से आज हमने किए हैं 6 क्वेश्चन एंड 24 कंसेप्ट। बताओ मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, पसंद आई वीडियो की नहीं आई? अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आगे और PYQ की सीरीज आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड और कोई डाउट हो या कुछ आपको पूछना है, इंटरेक्ट करना है, बात करना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपको 24 आवर्स में रिप्लाई मिलेगा। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।